नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक कंपनी के IPO के बारे में। देखो क्या है, कंपनी का जो IPO है वो 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। और IPO की अगर बात करें, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड कंपनी है कि इसकी कंपनी धंधा क्या करती है, इस IPO को कितने करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, वो सब चीज़ें समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी जो सुरक्षा डायग्नोस्टिक कंपनी है, ये बिज़नेस क्या करती है। बेसिकली क्या किसी भी IPO में हम पैसा लगाते हैं तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि यार वो कंपनी में जिसमें हम IPO लगाने जा रहे हैं, कंपनी धंधा क्या करती है, बेसिकली व्यापार क्या करती है। तो कंपनी क्या है, डायग्नोस्टिक, जैसे आपने सुनने में ही समझ गया आगे, कंपनी का लैब है। पैथोलॉजी जो लैब आपने देखी होंगी, एक्सरे वगैरह, CT स्कैन, मेडिकल टेस्टिंग के इक्विपमेंट वगैरह ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब इनकी लैब है एक तरह से। रेडियोलॉजी होती है तुम्हारा, पैथोलॉजी लैब होती हैं, इस तरह से इनकी लैब है। और एक तरह से इनकी मेडिकल जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो भी प्रोवाइड करती है कंपनी। इनकी एक जो है वो सेंट्रल लैब है, 8 जो है वो तुम्हारी सैटेलाइट लैब है इनके पास में वर्तमान में, 215 जो है इनके पास में वो कस्टमर टच पॉइंट है। एक जो 49 है, 49 जो इनके पास में है वो डायग्नोस्टिक सेंटर है। इनकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सुरक्षा डायग्नोस्टिक कंपनी के बारे में, 49 इनके पास में डायग्नोस्टिक सेंटर है। 166 इनके पास में सैंपल कलेक्शन सेंटर है। और 4 राज्यों में इनके पास में काम है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और तुम्हारा मेघालय। तो ये इन कंपनी का काम है। 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर है और इनके पास में 750 से डॉक्टर, मतलब 750 से ज़्यादा डॉक्टर इनको सर्विस देते हैं। इनकी एक तरह से चेन है, मतलब ये डॉक्टर इनको जो बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाके अपनी टेस्टिंग वगैरह करा लो। हमने बिजनेस तो समझ लिया कि क्या है कि एक तरह से डायग्नोस्टिक कंपनी है। अब ये पैसा कितना जुटाना चाहती है IPO के जरिए। तो IPO के जरिए 846 करोड़ रुपया 25 लाख रुपए 846 करोड़ 25 लाख रुपए IPO के जरिए जुटाना चाहती है। पूरा का पूरा OFS है, ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या है कि कब 2005 में कंपनी बनी थी। मतलब कंपनी जो है 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को इसी सेक्टर का, डायग्नोस्टिक सेक्टर का ही 19 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। अगर कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, सोमनाथ चटर्जी, रितु मित्तल और सतीश वर्मा, ये कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी का अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 420 रुपये से लेकर 441 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अगर लॉट साइज़ की बात करें तो 34 शेयरों का एक लॉट है, तो 14,994 रुपये एक लॉट पे बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख तक खुला रहेगा। 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच IPO खुला रहेगा। अगर हम बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट इसके 4 दिसंबर को आएंगे। आपको रिफ़ंड, अगर आपको IPO नहीं लगा, आपके अकाउंट में 5 दिसंबर को कैश रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर IPO लग जाता है तो 5 दिसंबर को ही आपके अकाउंट क्रेडिट, शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो ये 6 दिसंबर को इसकी NSE और BSE में लिस्टिंग है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की जो है होल्डिंग जो 61% है, अभी वो घट के 25% रह जाएगी आफ्टर IPO। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी 2 के फेस वैल्यू पे आ रही है। अब थोड़ा सा हमने बिजनेस समझ लिया, IPO के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं कि इसकी एसेट वगैरह, रेवेन्यू वगैरह पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो क्या है कि इसके 2022 में जो एसेट 275 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में 281 करोड़ के हुए, 2024 में जो है 300 करोड़ के हुए। तो एसेट में तो ग्रोथ है, नो डाउट। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2022 में इनका 223 करोड़ का था, वो 2023 में 190 करोड़ रह गया। और 2024 की अगर बात करें तो 218 करोड़ रह गया है। तो ये थोड़ा समझने का विषय है कि यार इनका रेवेन्यू इतना क्यों घटा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट 20 करोड़ का हुआ करता था 2022 में, वो 2023 में 6 करोड़ का रह गया। और अभी 2024 में इनका जो प्रॉफिट है वो 23 करोड़ का है। तो जो प्रॉफिट है और जो इनका रेवेन्यू है वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है।
दूसरी अगर हम इसकी नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा ROCE और ROE के बारे में, तो क्या है इसका, अगर ROCE की बात करें ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो कंपनी का 21 का है, ठीक है। ROE के बारे में बात करें अगर, ROCE इसका 14 का है, ये ठीक है। अगर हम इसके पैट मार्जिन की बात करें तो 34% का है, जो ठीक है। अगर हम EPS की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर कितना है इसका, तो इसका 4.5 रुपये है, मतलब 4.45, ठीक ठाक ही रहेगा। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, कितने प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये आ रही है, तो साथियों आपको जान का आश्चर्य होगा कि ये 13 प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है। मतलब 1 रुपये की चीज़ के लिए आपको 13 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर इसकी PE की बात करें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, तो इसका 99 का है, जो बहुत ही महंगी है, अनयूजुअल महंगी है, और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी बहुत महंगी है। इन्होंने क्या समझ के वैल्यूएशन लगाई है वो तो यही समझे। अगर इसके डेट टू इक्विटी की बात करें तो इसका 0.2 है, तो ठीक है, अपना डेट रिड्यूस भी कर रही है। अगर हम इसके पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इतने का तो लगभग 11% का पैट मार्जिन निकल के आता है। अगर हम इसी की प्रमोटर, इसी के जो पीयर कंपटीटर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा, तो ये इसके जो सिमिलर इंडस्ट्री है, इसके पीयर कंपटीटर कौन कौन है, तो एक तो तुम्हारा विजय डायग्नोस्टिक है, इसके पीयर कंपटीटर है, उसका पी है 67 का, 67 है, और जो उसका EPS है ना, अर्निंग प्रति शेयर है, वो है 12 रुपये का। इसका पी कितने का है, 99 का, और EPS कितने का है इसका, 4 रुपये का। अभी देखते जाना आप। सेम इसकी अगर एक पीयर कंपटीटर की और बात करें, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब, आपने आपने यहाँ पे सुना भी होगा, जो उसका पी है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो 68 का है, और जो उसका EPS है ना, अर्निंग प्रति शेयर, वो 43 का है। इसका पी कितना, 99, EPS कितना है, 4 रुपये। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब जो इतनी पुरानी कंपनी है, उसका पी कितने का, 68 का। दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, पी है कि इसका 99, उसका 68, इसका पी EPS 4 रुपये, उसका 43 रुपये। एक है तुम्हारा मॉर्पिन हेल्थ केयर, बेसिकली आपके टेस्टिंग वगैरह में जो इक्विपमेंट बनाती है ना, वो मॉर्पिन के, आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन भी आती है, शुगर नापने की मशीन भी आती है, और आला जो होता है जैसे डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं, तो मॉर्पिन के आते हैं। मॉर्पिन का जो पी की बात करें वो 83 का है, जो कि अपने आप में, मतलब अगर डायग्नोस्टिक सेक्टर की बात करें तो मॉर्पिन नाम चलता है, मतलब मॉर्पिन हुए, डॉक्टर लाल हुए, है ना। और इसका अगर पी की बात करें तो 83 का है, और अगर EPS की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो उसका 25 का है। इसका कितना, 99 का पी है, और EPS कितने का, 4 रुपये का। क्या समझ के वैल्यूएशन लगाते हो, तो यही समझते हैं। मेरा तो आपको साथियों काम है कि मैं आपको किसी भी कंपनी का अगर रिव्यू करता हूँ तो मैं बताऊँ कि कंपनी बेसिकली महंगी है, सस्ती है, आपका IPO में लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपका अपना डिसीजन, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के ही सलाह करें, उसके बाद ही लगाएं। अगर हम एक कंपनी के बारे में बात करें, इसी की जो पीयर कंपटीटर है, मतलब जो सिमिलर इंडस्ट्री में है, थायरो केयर भी सिमिलर इंडस्ट्री में है, उसका अगर पी की बात करें तो 48 का पी है। अगर उसका EPS की बात करें तो वो 14 का EPS है, मतलब अर्निंग प्रति शेयर। अगर किसी भी, जितनी भी इस इंडस्ट्री में, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की अगर बात करें, तुम्हारा एक कृष्णा डायग्नोस्टिक है, उसका भी लगभग 43 का पी है, और 12-13 रुपये का EPS, अर्निंग प्रति शेयर। मतलब इस इंडस्ट्री में, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में, ये इतनी वैल्यूएशन मांग रहे हैं कि पूछो मत भाई। 99 का पी कहाँ सस्टेन करेगा। डॉक्टर लाल है, इतना पुराना एक्सपीरियंस है, बिजनेस है, इतने सब जगह इसकी, उसका 68 का पी। विजय नाथ डायग्नोस्टिक 67 का पी। डॉक्टर मॉर्पेन 83 का पी। तुम्हारा कृष्णा डायग्नोस्टिक 43 का पी। थायरो हेल्थ केयर 48 का पी। थायरो हेल्थ केयर का EPS 14 का। कृष्णा डायग्नोस्टिक का 12 का। तुम्हारा डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब का 43 का। तुम्हारा मॉर्पिन का मतलब 25 का, और तुम्हारा विजय डायग्नोस्टिक का तो 14 का। मतलब इतनी हायर वैल्यूएशन मांग रहे हैं कि मतलब लगता है कि सब आंख नींद के। IPO का मतलब ये नहीं है कि कंपनी अगर एडिशनल पब्लिक ऑफर लाई है तो क्या जो रिटेलर है या जो भी व्यक्ति है, ठीक है, आपकी जो प्रॉफिट है आपने उसके हिसाब से लगा कर मांग लिया, लेकिन कंपनी अनयूजुअल महंगी है। मतलब इस महंगी वैल्यूएशन पे ऐसा नहीं है कि कंपनी का धंधा अच्छा है, और कोई इतना तो है नहीं कि आप पैन इंडिया में काम करते हो।
भाई आप जो ऑल ओवर केवल 4 स्टेट में काम करते हो, पश्चिम बंगाल, असम, तुम्हारा बिहार, मेघालय, तो आप जिन स्टेट में काम करते हो वे स्टेट आपके ऐसे नहीं है कि आप मेट्रो सिटी में काम करते हो कि आप अपना जो कैपिटल है उसे बढ़ा दोगे, नहीं बढ़ा पाओगे। क्यों नहीं बढ़ा पाओगे? क्योंकि वो तो टाउन टीयर 3 सिटी है ना भाई साहब। आप बताओ, अगर आपका दिल्ली में काम हो, बेंगलोर में काम हो, मुंबई में काम हो, हैदराबाद में काम हो, चेन्नई में काम हो, है ना, एनसीआर में काम हो, तो इन जगह क्या है ना कि आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने किस जो भी सर्विस दे रहे हैं उस पर प्राइस हाई कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई 100 रुपये की जाँच करा रहे हो, उस 100 रुपये की जाँच के आप 110 कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यार ये हाइट मतलब टीयर 1 सिटी है, इनमें आदमी थोड़ा विचार नहीं करता। वहाँ पे तो आप तो ऐसी लोकेशन पे बैठे हो कि वहाँ तो पहले ही उनका पर कैपिटा इतना कम है। बिहार का पर कैपिटा कम इतना इतना कम है कि वो काम चलना मुश्किल है। तुम्हारा पश्चिम बंगाल तो और भी ख़त्म है, असम। तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी प्राइस टू अर्निंग रेशो मांगेंगे तो क्या रिटेल भाई ले लेगा। आपको आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना, वो आपका अपना डिसीजन होगा। मैं तो आपके कंपनी के बारे में क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, क्योंकि डायग्नोस्टिक से रिलेटेड मेरे गज़न हैं, मेरे मतलब पर्सनल फैमिली में ही व्यक्ति हैं, उनकी खुद की लैब है, तो इतनी उनसे भी मुझे इस चीज़ का मालूम है कि यार इस इंडस्ट्री में इतनी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशो सस्टेन नहीं करती। चलो खैर, अगर हम कंपनी की ऑल ओवर बात करें कि कंपनी इस पैसे का करेगी क्या, तो कंपनी कुछ नहीं करेगी। पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर अपना हिस्सा बेच के अपनी जेब में रखने वाले हैं। मतलब 1 रुपया भी कंपनी में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा 846 करोड़ 25 लाख प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। OFS का मतलब ये होता है ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर जो है कंपनी का, वो अपना माल बेच रहा है और 61% की जो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है वो घट के रह जाएगी 25%। अब वो मेरे लिए, मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत नेगेटिव मानता हूँ। अभी वर्तमान में अगर जीएमपी की बात करें तो इसका 0 जीएमपी चल रहा है, मतलब कोई जीएमपी नहीं चल रहा। मैं बात कर रहा हूँ सुरक्षा डायग्नोस्टिक कंपनी के बारे में। आपके अपने रीज़न हो सकते हैं। अब मैं इस कंपनी के नेगेटिव बारे में और पॉजिटिव बारे में समझ लेता हूँ कि यार आईपीओ में लगाना ठीक है कि नहीं। तो क्या है, पहले तो समझते हैं कि धंधा तो सदाबहार धंधा है, ये तो हमेशा चलने वाला है कि आपको अभी जांच करानी है, फिर कुछ दिन बाद फिर जांच करानी है, या आप शुगर की करानी है, ब्लड प्रेशर की करानी है, ये जांच करानी है। तो अगर आपको बिज़नेस समझना तो बिज़नेस अच्छा है, सेक्टर अच्छा है। अगर इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी की बात करूं तो नेगेटिव एक नहीं है, मतलब मेरे को तो 2-3 नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। पहला तो कि इतनी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आ रहे हैं, 99 के पी पे आ रहे हैं, तो आगे इन्होंने ग्रोथ छोड़ी नहीं है। ग्रोथ छोड़ी नहीं कि कहाँ से आदमी 99 के पी पे लेकर क्या डायग्नोस्टिक कंपनी को आप 200 के पी पे खरीदोगे। मैं दूसरी नेगेटिव क्या है कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू किसी भी कंपनी को, सपोज करो ऐसा समझिए पेन की कीमत है 10 रुपये, ऐसा समझिए, और इसको खरीदने के लिए आपको 130 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब 13 गुना। 13 प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब ये होता है जितने भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं उन, या एनबीएफसी कंपनी होती है ना, उनमें हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू यही दिखाता है कि जिस शेयर की जो बुक वैल्यू है उससे वो कितने पे मिल रहा है। जो भी तुम्हारे बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, राकेश झुनझुनवाला हुए, या तुम्हारे वॉरेन बफेट हुए, या तुम्हारे राधा कृष्ण दमानी हुए, या बसंत महेश्वरी हुए, या मुकुल अग्रवाल, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं ना, वो अंडर वैल्यू स्टॉक लेना पसंद करते हैं। मतलब 100 रुपये की चीज़ है ना, वो अगर 80 में मिल रही है तो वो हमेशा उठा लेंगे, क्योंकि वो अपनी अंडर वैल्यू पे है। और ये अंडर वैल्यू नहीं है, ये ओवर वैल्यू है। मतलब 1 रुपये की चीज़ है, 13 रुपये आप मांग रहे हो, भाई किस चीज़ से मांग रहे हो। तो मेरा दूसरा क्या है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम रह जाएगी, मतलब 13% की होल्डिंग रह जाएगी। कम से कम ऑल ओवर 50% तो होल्डिंग रहे। भाई जो कंपनी चलाना चाह रहा है प्रमोटर, वो मालिक होता है। हम तो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर हैं। एकदम रिटेल तो इन्वेस्टर की कैटेगरी में भी नहीं आता, वो तो 13-14 शेयर लेता है, तो वो तो इन्वेस्टर भी नहीं, वो तो आईपीओ में लगाता है इसलिए है कि उसे 2-5 हज़ार रुपये मिल जाए और वो अपना निकल के एग्जिट हो जाए। तो पहली बात तो कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है भाई, और दूसरी बात है इतनी महंगी वैल्यूएशन पे क्यों मांग रहे हैं। इन्होंने लिस्टिंग तो छोड़ी ही नहीं है। आपको आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना है वो आपका अपना डिसीजन होगा, लेकिन मैं तो अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि जीएमपी कुछ है नहीं, प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहे हैं।
डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसमें कोई है नहीं। ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। डॉक्टर लाल है, विजय डायग्नोस्टिक है, मॉर्पिन है, थायरोकेयर है, कृष्णा डायग्नोस्टिक है। तो इतने जो पुराने पहले से इसमें स्टेपलर प्लेयर बैठे हैं, उनके साथ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। इतनी हायर वैल्यूएशन पे हम क्यों देंगे भाई? आपका पैसा आप अपना डिसीजन अपने से ले सकते हो, बाकी मैं तो इसको अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव बोलता है कि आप इतनी हाई वैल्यूएशन पे कहीं कुछ भी मत खरीदो, कैपिटल के साथ खिलवाड़ मत करो। तो मेरा आईपीओ का रिव्यू करने का उद्देश्य यही था कि बहुत से मैंने देखा कि आईपीओ ले लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथियों, मैं देख रहा था कि बहुत से लोग क्या है कि आईपीओ में पैसा डालने से पहले बिना कुछ सोचे समझे, बिना रिसर्च करे कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ मत ना करें, क्योंकि तुम्हारा अपना पैसा है, वो क्रीज पे बने रहना है। शेयर बाज़ार में आपको अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। इंट्राडे बिल्कुल ना करें, एफएनओ बिल्कुल भी ना करें। करें तो स्विंग ट्रेड करें, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए। रोज़ रोज़ उसमें कुछ मत करो। आप कोई भी स्टॉक खरीदो, टेंशन फ्री होकर छोड़ दो उसको, उसका काम करने दो। कम से कम 1 महीने का तो टाइम दो उसे। आपको शेयर मार्केट में आकर अधिकतर लोग बर्बाद इसलिए होते हैं कि उन्हें अनएक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। कैसे? कि आज उन्होंने 1 लाख रुपए डाले तो कल उन्हें 2 लाख चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है। आप पैसा शेयर मार्केट में निवेश करो, भाई ठीक है, अपनी एज को एज के हिसाब से, आपकी 50 साल एज है तो 10% करो, 30 साल एज है तो आप उस एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका कितना रिस्क है, और जीरो रिस्क पर लेके चलें। ओवर लेवरेज मत लें, ओवर लेवरेज में पोजीशन ना बनाएं, और सबसे पहले ये देखें कि हमारा जो कैपिटल है वो कितना सेफ है। आपको जो शेयर बाज़ार में बहुत से लोग कॉल पुट करते हैं, एफएनओ करते हैं, तो उसमें एफएनओ बेसिकली हेजिंग के लिए बना था। एफएनओ इसके लिए नहीं बना था कि आप जो है इंट्राडे करें, या आज ये पुट ले ली, वो बेच दी, ये कॉल ले ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप महीने के आखिरी में हिसाब बना कर देखें तो कॉल पुट में कुछ नहीं निकलेगा आपको। कुछ है, 2% है, 100 में से 2% लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन नियम वो होता है जो सब पे लागू हो। मतलब 100 में से 2 का कोई नियम नहीं होता। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैं देख रहा था 77% जो मेरे लोग ऐसे हैं चैनल देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपका क्या जाता है, 0.5 सेकंड लगती है। धन्यवाद, थैंक यू।